हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हमारा क्लास भारत में राष्ट्रवाद का डे नंबर 3 है, तीसरा दिन का क्लास है। हम पिछले अपने 2 वीडियो में 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज से हमारा क्लास 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 50 क्वेश्चन है, 25 से 50 तक का हम लगभग 26 क्वेश्चन है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरे व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र कब लिखा? क्या 26 जनवरी 1930 को लिखा, या 31 जनवरी 1930 को लिखा, या 12 मार्च 1930 को लिखा, या 6 अप्रैल 1930 को लिखा? किस दिन पत्र लिखा? तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी प्रथम बार पत्र लिखते हैं तत्कालीन वायसराय इरविन को, है ना। और वह पत्र था इनका 11 सूत्री जो मांग था, 11 सूत्री मांग को लेकर गांधी जी 11 सूत्री मांग को लेकर इरविन को पहली बार पत्र 31 जनवरी 1930 को लिखे। गांधी जी के द्वारा लिखे गए दूसरा पत्र, गांधी जी ने दूसरा पत्र भी लिखा था। दूसरा पत्र लिखा था, वह तारीख था 2 मार्च 1930। गांधी जी 2 मार्च 1930 को इरविन को दूसरा पत्र लिखते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करने की बात करते हैं कि इरविन, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने इरविन को कितनी मांगे लिखकर पत्र भेजी थी? तो गांधी जी ने इरविन को 11 मांग, गांधी जी ने इरविन के सामने एक पत्र लिखा था 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा था जिसमें वे 11 सूत्री मांग को रखे थे। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? क्या विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, या नमक कर को समाप्त करना, या शराब की दुकानों का विरोध करना, या लगान कम करना? तो सबसे महत्वपूर्ण मांग की बात करें तो वह दोस्त क्या था? नमक कर समाप्त करना था। क्योंकि नमक क्या था? गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रह जो हुआ उसका प्रतीक था। यह इसलिए था कि यह अमीर और गरीब सबके पहुंच के सबके लिए जरूरत हुआ करती थी, इसीलिए गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को समाप्त करना। बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले हम, तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है और दांडी यात्रा गांधी जी साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरू करते हैं और गांधी जी दांडी नामक समुद्र के तट पर 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। गांधी जी कि जो दांडी यात्रा थी वह 12 मार्च को शुरू होती है और 5 अप्रैल को वे दांडी तट पर पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। बात करें इसी दांडी यात्रा का, तो यह दांडी यात्रा में गांधी जी के 78 अनुयायी शामिल थे। 78 अनुयायी यानी कि उनके शागिर्द, उनके शिष्य, उनके चेले 78 आदमी शामिल थे। बात करें अगर दांडी यात्रा की तो इसमें 385 किलोमीटर की यह यात्रा थी। 385 किलोमीटर या मील की बात करें तो यह मील में था 240
मील की यह यात्रा थी। अगर दिन की बात करें तो यह लगा था 24 दिनों की यह यात्रा थी। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चला था, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। साबरमती से दांडी तक की दूरी कितनी थी? साबरमती से दांडी तक की दूरी दोस्तों 200 किलोमीटर थी, या 220 किलोमीटर था, या 240 किलोमीटर था, या 300 किलोमीटर था? तो यहाँ किलोमीटर न होके 240 मील या 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा 240 मील की या 385 किलोमीटर की दूरी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गांधी जी ने समुद्र का पानी सुखाकर नमक कब बनाया? गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक कब बनाया? तो वो तारीख था 6 अप्रैल 1930। करेक्ट आंसर है हमारा 6 अप्रैल 1930। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्या बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी सूत्रधार थे महात्मा गांधी, M.K. गांधी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, आंदोलन में किसानों ने क्या किया? विदेशी कपड़े जलाए, शराब की दुकानों की चलाई, लगान देने से इनकार किया, सरकार का समर्थन किया? तो आंदोलन में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसमें किसानों ने क्या किया? किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया, लगान देने से इनकार किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, वनवासियों ने आंदोलन में किसका उल्लंघन किया? किसका? क्या लगान कानून का उल्लंघन किया, जंगल कानून का उल्लंघन किया, शिक्षा कानून का उल्लंघन किया, या रेलवे कानून का उल्लंघन किया? तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो जंगल कानून। जंगल कानून, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज आए भारत में और रेलवे की शुरुआत हुई तो उसके स्लीपर के लिए जंगलों को उनकी आवश्यकता पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण वे 1864 में वन आयोग का गठन किए। वन आयोग का गठन किए और 1865 में वन अधिनियम अंग्रेज लेकर आए। इस नियम के द्वारा जो भी आदिवासी लोग थे उनको जंगल में जाने से रोक दिया गया, जिस कारण वनवासियों ने, आदिवासियों ने जंगल कानून का विरोध किया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगभग कितने लोग गिरफ्तार किए गए? तो कुछ स्रोतों के अनुसार मिलता है दोस्तों कि 60,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। तो 60,000 से अधिक, तो इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है। 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख लोग। तो 60,000 से अधिक लगभग हम ऑप्शन डी के साथ चले जाते हैं। बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन का, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था क्या 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1934 में? तो गांधी इरविन समझौता होता 1931 में। वह तारीख था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हुआ था 5 मार्च 1931 में इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो अगर अगले क्वेश्चन का, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? या चौथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है दोस्तों राउंड टेबल। राउंड टेबल यह एक गोल टेबल हुआ करता था जिसमें चारों तरफ से लोग बैठकर ना अपनी मीटिंग को, अपनी बातों को रखते थे, इसीलिए इसको राउंड टेबल सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो गांधी जी ने के समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का अगर बात करें तो 7 सितंबर 1930 को इस 7 सितंबर 1930 को इस सम्मेलन का आयोजन होता है इंग्लैंड में। बात करें दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, तो यह होता है नवंबर
1930 को, नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की यदि बात करें तो ये भी होता है नवंबर 1932 में। गांधी जी जो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड का उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड यह इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करता था। प्रधानमंत्री जो था पीएम। और विपक्ष की नेता का बात करें तो विपक्ष का नेता था विंस्टन चर्चिल, जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। जब गांधी जी पहुंचते हैं गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तो चूंकि वे तो एक मर्दानी वगैरह पहनते थे, तो विपक्ष का नेता जो था विंस्टन चर्चिल जब इनको देखता है तो रामसे मैकडोनाल्ड पे हंसने लगता है कि अरे भाई ये देखो, ये तो अर्धनग्न फकीर आया और यह एक जो अर्धे कपड़े में रह रहा है वह पूरे ब्रिटेन को परेशान किया हुआ है। और यह रामसे मैकडोनाल्ड जी जो इस समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और यह उस समय विपक्ष का नेता हुआ करता था, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का पीएम बनता विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपन्न किसानों की मुख्य मांग क्या थी। जो संपन्न किसान थे उनके मांग क्या थी? किराया माफ हो, लगान कम हो, नमक सस्ता हो, विदेशी कपड़ा जलाया जाए। तो जो संपन्न किसान थे उनका मांग क्या था जी? कि लगान कम हो, यही उनका मुख्य मांग था। अगर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन का, गरीब किसानों की मुख्य मांग क्या थी? गरीब किसान की उनकी भी मांग क्या थी? क्या शराबबंदी उनकी मांग थी? क्या किराया माफ या लगान कम या विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार? तो गरीब किसान का भी मुख्य मांग यही था, लगान कम करना। क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, व्यवसायी वर्ग का समर्थन किस कारण से था? व्यवसायी वर्ग जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वे असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण से कर रहे थे? क्या स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, या खेती सुधार के उद्देश्य से, या मंदिर सुधार के उद्देश्य से, या शिक्षा सुधार के उद्देश्य से? तो व्यवसायी वर्ग थे, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यवसायी वर्ग है ना इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का दोस्तों, तो आंदोलन को आर्थिक सहायता किस वर्ग ने दिया? क्या मजदूरों ने आर्थिक सहायता दिया, व्यवसायी वर्ग ने दिया, किसान ने दिया, छात्र ने दिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंदोलन को आर्थिक सहायता व्यवसायी वर्ग दे रहा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 का, औद्योगिक श्रमिकों ने आंदोलन में कैसे भाग लिया? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके, कि शराब की दुकानों का समर्थन करके, कि कर को बढ़ाकर, कि अंग्रेजी का सहयोग करके? औद्योगिक श्रमिकों ने कैसे? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके। इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, किस वर्ग की महिलाओं ने सबसे अधिक भागीदारी की? ग्रामीण गरीब महिलाएं, शहरी ऊंची जाति की महिलाएं, या दलित महिलाएं, या मुस्लिम महिलाएं? तो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाएं ने है ना आंदोलन में सबसे अधिक भाग लिया, सहयोग किया। अब बात करते हैं दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन का, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गांधी जी ने अछूतों को क्या नाम दिया? गांधी जी ने अछूतों को नाम दिया हरिजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हरिजन। बात करें इस हरिजन, तो गांधी जी ने 1933 ईस्वी में 1933
33 ईस्वी में उनका समाचार पत्र था, समाचार पत्र जो हुआ करता था यंग इंडिया, उसका नाम बदलकर हरिजन किए, है ना। अगर बात करें इसका अर्थ का, तो हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर की संतान। हरिजन का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर की संतान। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर की संतान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के नेता थे? क्या वे किसान वर्ग के नेता थे, दलित वर्ग के नेता थे, मुस्लिम वर्ग के नेता थे, या मजदूर वर्ग के नेता थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के नेता थे। अगर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 तो कह रहा है पूना पैक्ट किससे संबंधित था? मुस्लिम हिंदू समझौता से, अस्पृश्यता निवारण से, दलितों के पृथक निर्वाचन के प्रश्न से, किसानों का लगान पत्र से। तो पूना समझौता दलितों के पृथक निर्वाचिका प्रश्न से था जी। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं पूना पैक्ट का, तो यह समझौता होता है पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पुणे के यरवदा जेल में होती है। इस जेल में गांधी जी पहले से बंद थे, है ना। भीमराव अंबेडकर उनके साथ वार्ता करने के लिए जाते हैं, जिसे हम लोग, है ना, पूना पैक्ट अथवा गांधी भीमराव अंबेडकर समझौता के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद इकबाल ने किस विचार की परिकल्पना की थी? मोहम्मद इकबाल ने किस विचार की परिकल्पना की थी? क्या हरिजन आंदोलन का, या मुस्लिम भारत का, स्वदेशी उद्योग का, कृषि सुधार का? बात करें मोहम्मद इकबाल का, तो ये है ना मुस्लिम भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता की छवि किसने लोकप्रिय की थी? क्या वे महात्मा गांधी थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या सुभाष चंद्र बोस थे? तो बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता का चित्र छवि हिंदू चार भुजा वाली देवी के रूप में चित्रित किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें क्वेश्चन का, तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, दयानंद सरस्वती ने लिखा। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, जिनका नाम दूसरा नाम चटर्जी, बंकिम चटर्जी भी इनका दूसरा नाम था। बंकिम चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों वंदे मातरम गीत का, तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। उपन्यास आनंद मठ है। इस बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से यह लिया गया है, जिसको 24 जनवरी
1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। अगर बात करें इस गीत को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1986 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस गीत को, इस राष्ट्रीय गीत को गाया गया। बात करें अगर कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1986 में, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस गीत को गाया गया। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे पहले क्या जोड़ा गया? क्या सूर्य का चित्र या तारा का, चरखा का या गंगा का? तो किसका? चरखा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे पहले जो जोड़ा गया वह था चरखा का निशान। अगर बात करें दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो इसका डिजाइनिंग जो था सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने 1921 में इसका डिजाइन किया था। दो रंग था, लाल और हरा पट्टी, लाल और हरा पट्टियों के रूप में जिसमें गांधी जी के कहने पर चरखा जोड़ा गया। बात करें दोस्तों यदि वर्तमान हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, जिसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, तिरंगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2 होता है। इसमें इस झंडे में चरखा के जगह पर 24 जनवरी 1947 को अशोक चक्र को शामिल किया गया। अगर बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया? तो किस वर्ष है ना? क्या 1930, 1932, 1934, 1936? करेक्ट आंसर 19। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर किया। यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। मिलते हैं अब इसी तरह के और भी कंटेंट, और भी सारे बात हम आपके लिए, वीडियो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ प्यार मोहब्बत बनाए रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।